हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे करंट अफेयर्स की एक सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट लेक्चर से। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। पूरे ये 100 क्वेश्चन सितंबर के हो जाएंगे, तब हमारी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आप वीडियो पे सबसे पहले आए हो और पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, वो बतानी है। सबसे पहले एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो सबसे पहले बोल रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज द नोडल एजेंसी अंडर विच ECGCI कम्स। बिल्कुल ये बोल रखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ही जो ये आती है ECGCI, मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ही आती है। सेकेंड है, इट हेल्प्स द एक्सपोर्टर टू अवेल इंटरेस्ट फ्री लोन्स इन ऑर्डर टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। देखो, सबसे पहले ये सबसे पहले आपको बताएं, ये मेनली एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए तो आई थी, लेकिन उन्हें क्या प्रोवाइड करती है ये? क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस फॉर एक्सपोर्टर्स। क्या प्रोवाइड करती है? क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस, ना कि क्रेडिट फ्री लोन्स। ठीक है, याद रखना, इनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है एक्सपोर्टर्स को, ना कि ये नहीं प्रोवाइड करती। क्या नहीं प्रोवाइड करती? इंटरेस्ट फ्री लोन्स नहीं ये प्रोवाइड करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? ए। ठीक है, और ये जो इनको क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस जो दिया जाता है, ये किसके अगेंस्ट दिया जाता है? जो भी ओवरसीज जो बायर्स हैं, अगर बाई चांस वो पेमेंट ना करें, ठीक है, किसी भी कारण से, कमर्शियल या पॉलिटिकल रीजन, किसी भी कारण से अगर वो नॉन पेमेंट करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं आपकी जो ओवरसीज बायर हैं, तो उसके अगेंस्ट क्या प्रोवाइड किया जाएगा? क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ लग रहे हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हैं कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? मुंबई में। और याद रखना, इसका मेन जो क्लाइंट बेस है वो क्या है? 97% MSMEs है। ठीक है, और इस ECGCI ने ही एक स्कीम और निकाली है जिसका नाम है निर्विक। जिसका नाम क्या है? निर्विक। याद रखना इस चीज़ को, निर्यात ऋण विकास योजना। निर्यात ऋण विकास योजना। ठीक है, निर्यात ऋण विकास योजना ये निकाली है बाय ECGC टू इनहेंस लोन अवेलेबिलिटी एंड ईज ऑफ लैंडिंग प्रोसेस। ठीक है, ताकि जो लोन्स हैं वो ज़्यादा अवेलेबल हो जाएं, लोन्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, और इसके लिए ईज ऑफ लैंडिंग प्रोसेस, कि जो लैंडिंग की प्रोसेस है वो आसान हो जाए। ठीक है, ईज ऑफ लैंडिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट ECGC के बारे में। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें PM पोषण के बारे में बताना है। नेशनल स्कीम फॉर PM पोषण इन स्कूल्स। ठीक है, नेशनल स्कीम फॉर PM पोषण इन स्कूल्स। सबसे पहले है कि दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, सबसे पहले बोल रखा है दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट एडेड स्कूल में। बिल्कुल बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल दोनों में ही क्या प्रोवाइड की जाएगी? हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड की जाएगी, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सेकंड है, इन क्या प्रमोट किया जाएगा? पोषण वाटिकास को प्रमोट किया जाएगा, ताकि क्या हो, स्कूल में ही कुछ सब्जियां वगैरह लगा ली जाए, ताकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाए नेचर का और गार्डनिंग का चिल्ड्रंस को। बिल्कुल सही है। थर्ड है, अर्लियर इट वॉज कॉल्ड नेशनल स्कीम फॉर मिड डे मील इन स्कूल। बिल्कुल, पहले इसको मिड डे मील स्कीम के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब क्या नाम रख दिया गया इसका? नेशनल स्कीम फॉर PM पोषण। ठीक है, याद रखना इसमें ये चीज़ें हैं इसमें। और क्या क्या देखो, मिड डे मील स्कीम इसने रिप्लेस, इसका मतलब पहले इसी का नाम मिड डे मील स्कीम था, अब ये रिप्लेस कर दी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और मिड डे मील स्कीम किसके, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर थी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। तो इसी को रिप्लेस करके बनी है, तो ये भी किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है। ठीक है, ये मिड डे मील स्कीम क्या थी? ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। ठीक है, और 1995 में ये लाई गई थी। ठीक है, ये अभी लाई गई है। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
इसमें क्या है कि आपको मिड डे मील स्कीम में क्या था, आपको 6 से लेके 14 ईयर तक के जो बच्चे हैं उनको आपको मतलब वो प्रोवाइड करना था, ठीक है, मेनली फूड प्रोवाइड करना था। अभी देखो पीएम पोषण स्कूल में कितनी अप्रोक्सीमेट कैलोरी प्रोवाइड की जाएंगी, याद रखना अप्रोक्स 700 कैलोरीज बच्चों को मतलब उस हॉट कुक्ड मील के थ्रू प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, मिनिमम 700 कैलोरीज। और इसमें याद रखना प्री प्राइमरी के जो बच्चे हैं वो भी, प्राइमरी के जो बच्चे हैं वो भी, एंड अपर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन है वो भी, ठीक है, अपर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन है वो भी, ये सारे इसमें कवर किए जाएंगे, ठीक है। प्री प्राइमरी बच्चे भी इसमें क्या किए जाएंगे, वो किए जाएंगे क्या, इंक्लूड किए जाएंगे। इसके अलावा अभी तो ये 5 साल के लिए लॉन्च की गई है, 2025 से 26 तक है अभी तो ये, ठीक है, क्योंकि 2021-22 से स्टार्ट की गई, तो अभी इनिशियली ये 5 साल के लिए, लेकिन बाद में क्या कर दी जाएगी, एक्सटेंड कर दी जाएगी। उसके बाद क्या है, ये किस बेस पे कंसेप्ट है, इसमें एक तिथि भोजन का भी कंसेप्ट है, इसमें एक तिथि भोजन का भी कंसेप्ट है, तिथि भोजन का कंसेप्ट क्या है कि मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रेज किया जाएगा तिथि भोजन को, मतलब कोई भी कम्युनिटी के मेंबर जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बच्चों को फूड देने में, या कोई स्पेशल फूड या कोई फेस्टिवल है ओकेशन उस टाइम पे, तो वो वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी प्रमोट किया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट किया जाएगा स्टेट से स्कूल्स में, ठीक है, जो भी मतलब जिस चीज़ के भी पैसे होंगे वहाँ स्टेट से डायरेक्ट स्कूल में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ताकि क्या ना हो, फंड्स का वो ना हो, ठीक है, ताकि पैसे जो हैं वो डायरेक्ट स्कूल तक पहुंचे और वो डायरेक्ट उसको यूटिलाइज कर सकें। अभी बीच में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास मतलब वो पैसे नहीं जाएंगे। और हर एक स्कूल को इस स्कीम के अंडर क्या करना पड़ेगा, एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को लगाना पड़ेगा, ठीक है, अपॉइंट करना पड़ेगा न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को, हर एक मतलब स्कूल के अंदर क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को, ठीक है। और इस हर एक स्कूल का मतलब हर एक स्टेट में हर एक स्कूल का क्या हो सकता है, सोशल ऑडिट भी होगा, क्या है, सोशल ऑडिट भी होगा, याद रखना इस चीज़ को, हर एक स्कूल का क्या होगा, सोशल ऑडिट भी होगा, कितने पैसे यूज़ होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी वहाँ पे वो किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद स्टेट्स जो है डायरेक्ट डीबीटी करेगी किसको, स्कूल्स को। उसके बाद तिथि भोजन कंसेप्ट भी यहाँ पे इंक्रेज किया जाएगा, 5 साल के लिए इनिशियली लाई गई है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए है, 700 मिनिमम कैलोरी प्रोवाइड की जाएंगी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, और अभी 21-22 में ये आई है, ठीक है, क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चों के लिए अप्रोक्स। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारी सारी ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया, डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है लैंड सैटेलाइट के बारे में। किसके बारे में, लैंड सैटेलाइट के बारे में। अब फर्स्ट देखो, लैंड सैटेलाइट सबसे पहले ध्यान रखना है, ये क्या है, लैंड मतलब लैंड को क्या करेगा, ऐसा सैटेलाइट जो क्या करेगा, लैंड को मतलब लैंड की मेजरमेंट लेगा, या मतलब लैंड के बारे में बताएगा। सबसे पहले ये अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट है जो इमेजेस कलेक्ट कराएगा हमारी प्लेनेट की, और हमें बताएगा कि लैंड यूजेज कैसे ओवर टाइम जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऐसे तो करेगा ही, तो आपको लग ही रहा है लैंडसैट 9। सेकंड स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, बोल रखा है कि इसको ये जॉइंट मिशन है नासा का और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। तो याद रखना ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का नहीं है, नासा प्लस यूएस का ही एक डिपार्टमेंट है, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, क्या नाम है उसका, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। तो ये यूएस का ही है, ये मत सोचना कि कोई और कंट्रीज में है। तो नासा और यूएस की जियोलॉजिकल सर्वे इसमें इसको मिलके इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है। ये लैंडसैट की काफ़ी ज़्यादा मतलब सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च की है, लैंडसैट 9 9th है, ठीक है। तो फर्स्ट जो लैंडसैट सैटेलाइट था इन्होंने 1972 में लॉन्च किया था। कब किया था, 1972 में इन्होंने लॉन्च किया था। इसी को मतलब लैंडसैट 9 को नासा का न्यू आई इन द स्काई भी बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है इसको, न्यू आई इन द स्काई भी इसको बोला जा रहा है, न्यू आई इन द स्काई भी इसको बोला जा रहा है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, न्यू आई इन द स्काई भी इसको बोला जा रहा है। और जितने भी लैंडसैट इमेजेस हैं वो फ्री होंगी, पब्लिकली अवेलेबल होंगी, ठीक है। और ये वोल अर्थ को कवर करने में कितने दिन लगा लेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 days लगाएगा, ठीक है। बाई चांस मतलब कहीं भी मतलब मान लो इसमें आ गया, फर्स्ट स्टेटमेंट में दे दिया कि हमें इसको पहले तो ठीक है दे दिया कि लैंडसैट सैटेलाइट ये करेगा, सेकंड ये पूरी अर्थ को कवर करने में ये 20 दिन लगा देगा, 15 दिन लगा देगा, कितने दिन लगाएगा, तो ये याद रखना 8 दिन लगाएगा, ठीक है, याद रखना। और किसका है, नासा और यूएस की जियोलॉजिकल सर्वे का है ये, ठीक है। क्या और कोई भी है जिन्होंने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मतलब ये अर्थ के जो ऑब्जर्व करने वाले सैटेलाइट यूज मतलब लॉन्च कर रखे हैं? तो देखो अभी हमने पढ़ा है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी इन्होंने भी लॉन्च कर रखे हैं, ऐसा नहीं है इन्होंने लॉन्च नहीं कर सकते, यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च कर रखे हैं
इनको बोलते हैं सेंटिनल सैटेलाइट्स। क्या बोलते हैं इनको? सेंटिनल सैटेलाइट्स हैं जो इन्होंने लॉन्च कर रखे हैं अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए। क्या है? सेंटिनल सैटेलाइट्स। ये 6 सैटेलाइट्स का एक ग्रुप है, ठीक है। सेंटिनल सैटेलाइट 6 सैटेलाइट्स का एक ग्रुप है। तो यार ध्यान रखना, इसमें से जो सेंटिनल-2 है वो मेनली क्या है? अर्थ को करेगा। और ये किस प्रोग्राम के अंडर इन्होंने लॉन्च किए सेंटिनल सैटेलाइट्स? एक प्रोग्राम चल रहा है यूरोप में, उसका नाम है कोपरनिकस प्रोग्राम। क्या है? कोपरनिकस प्रोग्राम के अंदर इन्होंने लॉन्च किया। कोपरनिकस प्रोग्राम क्या है? एक अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है। अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है किसका? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। कब स्टार्ट किया गया था? 1998 में स्टार्ट किया गया था। 1998 यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अर्थ ऑब्जर्वेशन जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया था, जिसमें अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाने शुरू किए थे। किसके अंडर? कोपरनिकस प्रोग्राम के अंडर। और ये जो प्रोग्राम है इसके अंडर क्या बनाए जा रहे हैं? सेंटिनल सीरीज बनाई जा रही है। ये सेंटिनल सीरीज क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ही है। और ये किसके हैं? हमारे इसमें लगभग 6 सैटेलाइट बनाए जाएंगे और ये किसके हैं? यूरोपियन यूनियन के हैं, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि चलो मैम आपने नासा का एक बता दिया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बता दिया, क्या इंडिया भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करा है? तो आपने अभी सुना होगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01, ठीक है। रिसेंटली आपने नाम सुना होगा। तो ये इंडिया ने लॉन्च किया है अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। इसके अलावा इंडिया ने बहुत सारे लॉन्च किए हुए हैं, जैसे कि रिसोर्स सेट, ठीक है। एक तो रिसोर्स सेट जो भी है इसके सीरीज 2, 2A, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कार्टोसेट। उसके बाद आता है हमारा कार्टोसेट। ये कार्टोसेट क्या है? 1, 2, 2A, 2B, ये सारे हमने लॉन्च कर। उसके बाद राइस सेट, ठीक है। उसके बाद ओशन सेट, स्कैट सेट, इनसेट, ये सारे ही इंडिया के हैं, ठीक है। तो ये याद रखना ये सारे इंडिया के हैं। तो ये देख लो, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इंडिया ने भी लॉन्च किए हैं, यूएसए ने भी लॉन्च किए हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी लॉन्च किए हैं। तो इंपॉर्टेंट आप याद रखने ना। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रगति स्कीम के बारे में बताना है। सबसे पहले तो अगर आपने वो पढ़ा है क्या गवर्नेंस वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये चीज़ पता होगी। प्रगति का मतलब क्या होता है? प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन को बोला जाता है प्रगति। सबसे पहले इट मॉनिटर्स एंड रिव्यूज कंप्लायंस ऑन प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो इसने बोल रखा है कि ये जो है सारे प्रोग्राम्स को क्या करती है? वो करती है, देखती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट सारे सबके प्रोग्राम्स को क्या करती है? मॉनिटर करती है और रिव्यू करती है। ये सेकंड है इट यूज एक्सटेंसिवली बाय प्राइम मिनिस्टर टू गिव सुटेबल डायरेक्शन फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस। बिल्कुल ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मेनली यूज की जाती है ताकि जो ग्रीवियंस का रिड्रेसल किया जा सके। सबसे पहले ये बोल रहे हैं 2015 में लॉन्च की गई थी एज ए मल्टीपर्पज मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म फॉर पीएमओ। ये मल्टीपर्पज मल्टी मॉडल की तरह लॉन्च की गई थी। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। और याद रखना ये पब्लिक वेब प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। याद रखना ये पब्लिक वेब प्लेटफॉर्म नहीं है, पब्लिक वेब प्लेटफॉर्म ये नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और भी मैं ये प्रगति स्कीम करवा चुकी हूँ। इसमें मेनली 3 टेक्नोलॉजीज का मेन यूज होगा। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का? एक तो है डिजिटल डेटा मैनेजमेंट, ठीक है। डिजिटल डेटा मैनेजमेंट, एक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक है जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, एक है जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। तो ये 3 मतलब ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है जिसका इसमें यूज़ किया जाएगा। डिजिटल डेटा मैनेजमेंट और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है। किसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के लिए। 3 टियर सिस्टम में मेनली ये काम करती है। 3 टियर सिस्टम में कौन कौन से हैं? एक तो आगे हमारे बता दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरीज हैं वो, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरीज हैं वो, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज जो स्टेट्स के होते हैं, ठीक है। तो ये 3 लेवल पे मेनली ये काम करती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। 3 टियर सिस्टम है, 3 टेक्नोलॉजीज का मेन यूज करते हैं। कोई पब्लिक वेब प्लेटफॉर्म नहीं है। तो और सारी चीज़ें हमने देख ली प्रगति के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रखा है स्टेटमेंट कौन सी सही नहीं है? तो ये तो सारी ही सही है। तो आंसर क्या आ गया? डी। ऐसी कोई नहीं है जो गलत है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्रॉप वेराइटीज विद स्पेशल ट्रेड्स। क्रॉप वेराइटीज विद स्पेशल ट्रेड्स,
देख लेते हैं। सबसे पहले बोल रखा है कि दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अप्रूव्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट। सबसे पहले ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने इनको लॉन्च किया है। सेकंड है दिस क्रॉप कैन विदस्टैंड सर्टेन क्लाइमेट वैगरीज बिकॉज ऑफ देयर क्लाइमेटिक रेजिलियंट प्रॉपर्टीज हैविंग हाई न्यूट्रिशनल कंटेंट कंपेयर्ड टू कन्वेंशनल जो है वेराइटीज। ठीक है तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने रिलीज नहीं किए हैं और ये जीएम मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं है। ठीक है, मेनली जीएम मॉडिफाइड क्रॉप्स को कौन अप्रूव करता है, GEAC। ठीक है, तो ये नहीं है। इनको मेनली किसने बनाया है, इनको बनाया है ICAR ने। किसने बनाया है इसको, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इनको बनाया है। और दो चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए मेनली बनाया गया है। एक तो है क्लाइमेट चेंज, ताकि जो क्रॉप्स हैं वो क्लाइमेट रेजिलियंट हो जाएं, और दूसरा है हमारा माल न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरा हमारा माल न्यूट्रिशन को मेनली कॉम्बैट करने के लिए बनाया गया है। तो एक तो ये क्लाइमेट वगैरह इसको विदस्टैंड कर सकते हैं और इनके न्यूट्रिशनल कंटेंट भी ज़्यादा है। ठीक है, तो PM ने 35 क्रॉप वेराइटीज़ को 35 क्रॉप वेराइटीज़ अभी मतलब डेडिकेट की है नेशन को मास अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ताकि वो उन क्लाइमेट रेजिलियंट टेक्नोलॉजी वाली जो क्रॉप्स हैं उनको, क्रॉप वेराइटीज़ हैं उनको उगाएं और मतलब क्लाइमेट रेजिलियंट अपने उनको बनाएं। इसके अलावा जिस दिन मतलब ये क्रॉप वेराइटीज़ को लॉन्च किया ना 35 क्रॉप वेराइटीज़ को, उसी दिन एक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी मतलब उद्घाटन टाइप किया था उन्होंने। तो उस दिन तो ये कहाँ पे, याद रखना ये रायपुर में है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट ये कहाँ पे है, रायपुर में। ये चीज़ ध्यान रखना, ये उसी दिन लॉन्च किया गया था, तो ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ था, तो ये मेन चीज़ ये ध्यान रखना है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देख लेते हैं, क्या फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, B। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमें रेबीज़ के बारे में बताना है, क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले है कि जो रेबीज़ है, रेबीज़ इज कोज्ड बाय राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब RNA वायरस है एक। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA वायरस है दैट इज प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ रेबिड एनिमल्स, बिल्कुल सही है। इंडिया प्लान्स टू एलिमिनेट रेबीज़ बाय, देखो 2025 तक नहीं 2030 तक इंडिया मतलब रेबीज़ को एलिमिनेट करने की बात कर रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ गया, C। ठीक है, बायोलॉजिस्ट लुइस पास्चर इज क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट रेबीज वैक्सीन, बिल्कुल जो फर्स्ट रेबीज वैक्सीन है वो लुइस पास्चर ने ही क्या की थी, मतलब डेवलप की थी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारे क्या होगी, बिल्कुल करेक्ट होगी। अभी और क्यों ये अभी इतना ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि अभी नेशनल जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है ना, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, उसने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया है डॉग मेडिएटेड रेबीज़ के लिए। ठीक है, क्या बनाया है, एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया है, किसके लिए, डॉग मेडिएटेड रेबीज़ के लिए, उसके एलिमिनेशन के लिए। ठीक है, डॉग मेडिएटेड रेबीज़ एलिमिनेशन के लिए किसने, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया है। ठीक है, ये किसके साथ मिलकर उन्होंने बनाया है, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के साथ मिलकर इन्होंने ये बनाया है नेशनल एक्शन प्लान रेबीज को वो करने के लिए। तो इसलिए ये आ गया रेबीज न्यूज़ में। तो आपको ये पता होनी चाहिए, तो ये क्या होगी, जूनोटिक डिजीज होगी। ठीक है, ये क्या होगी, जूनोटिक वायरल डिजीज। ठीक है, ये भी क्या होगी, जूनोटिक वायरल डिजीज होगी रेबीज। ठीक है, इसके अलावा याद रखना रेबीज क्या है, 100% फेटल है। क्या है, रेबीज 100% फेटल है, लेकिन ये 100% वैक्सीन प्रिवेंटेबल भी है। 100% क्या है, ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल भी है। ठीक है, याद रखना है इसको, 100% फेटल है और 100% वैक्सीन प्रिवेंटेबल भी है। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है, 33% ग्लोबल रेबीज से जो डेथ होती हैं उसमें से, मतलब टोटल जो रेबीज की डेथ होती है ग्लोबली, उसमें से जो 33% डेथ है वो इंडिया में होती है। ध्यान रखनी है आपको ये चीज़। ठीक है, 33% इंडिया में रेबीज से डेथ होती है। उसके अलावा जो मेनली इंडिया में डेथ होती है 33%, उसमें से भी अप्रोक्स 90 से 95% जो डेथ होती हैं वो डॉग्स के द्वारा होती हैं। ठीक है, डॉग्स के काटने से होती हैं। और इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 4 डेज से लेके 2 ईयर्स तक, उससे ज़्यादा हो सकता है कि मतलब वहाँ पे सिम्टम्स तब तक दिखाई ना दे, बाद में दिखाई दें। ठीक है, इसके अलावा एक वर्ल्ड रेबीज डे भी बनाया जाता है
कब, 28 सितंबर को। कब मनाया जाता है रेबीज डे, 28 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड रेबीज डे, ठीक है, वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन जो लुइस पास्चर थे जिन्होंने इसकी वैक्सीन बनाई थी, उनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी, ठीक है, याद रखना उनकी डेथ हुई थी। तो 28 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड रेबीज डे। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट, आंसर आ गया सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। आकाश मिसाइल, देखो आकाश मिसाइल मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ, जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम है हमारा, ठीक है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम है, उसमें 5 मिसाइल्स हम बना रहे हैं पटना टाइप की, ठीक है, जिसमें है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, ठीक है, ये सारी मैं बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। और सबसे अच्छा मैं आपको बताऊँ, अभी तक जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा फायदा तब होने वाला है बेटा, जब आप क्या करोगे, पहले वाले जो है ना, जैसे कि मैंने सितंबर से जो करंट अफेयर्स करवा चुके हैं, आप ये तो देखो ही, साथ में जो प्रीवियस करवा चुकी हूँ ना मैं, वो जरूर देख लेना, ठीक है। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते, तो आप देख लेना, मैंने बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट वहाँ पे करवाए हुए हैं, आप बहुत सारे बच्चों से आगे हो जाओगे, ठीक है। अगर आप मेरा सजेशन मानो तो मैं आपको यही दूंगी, नहीं तो आप जो देख रहे हो वो देख ही रहे हो, क्योंकि आजकल 1.5 साल के करंट अफेयर्स आते हैं, तो पिछले सितंबर तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो आप देख लेना। अब देख लेते हैं आकाश मिसाइल के बारे में। सबसे पहले बोल रखा है दिस इज लॉन्ग रेंज मिसाइल, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए ये क्या है, लॉन्ग रेंज नहीं है, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, ठीक है, क्या है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है। और ये सरफेस टू सरफेस नहीं है, क्योंकि ये क्या है, आकाश में जाएगी, तो सरफेस से कहाँ पे जाएगी, आकाश में, तो सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, एयर डिफेंस तो प्रोवाइड करेगी लेकिन शॉर्ट रेंज है और सरफेस टू एयर मिसाइल है। उसके बाद है इट हैज़ ऑपरेशनल रेंज ऑफ 27 to 30 किलोमीटर एंड ए फ्लाइट एल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 18 किलोमीटर। इसके पास इतना मेनली क्या है, बिल्कुल ये इनका ऑपरेशनल रेंज है 27 से 30 किलोमीटर और फ्लाइट एल्टीट्यूड है 18 किलोमीटर। थर्ड है अभी जो न्यूली लॉन्च किया हमने आकाश प्राइम बोल रखे हैं कि उसकी जो एक्सटेंडेड रेंज है वो 50 किलोमीटर है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आकाश प्राइम का मेन जो फैक्टर है वो रेंज उसकी एक्सटेंड नहीं हुई है, रेंज तो उसकी उतनी ही है, लेकिन मेनली उसमें एक इंडिजिनस एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी डाली गई है। क्या है, इंडिजिनस एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी उसमें डालेगी। क्या इंडिजिनियसली एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी उसमें है, इसीलिए वो ज़्यादा स्पेशल बनी है। आकाश प्राइम जो है उसकी रेंज तो सेम ही है, मेनली जो है एरियल टारगेट्स को हिट करने में ज़्यादा एक्यूरेसी जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगी, तो इसीलिए वो डालेगी, इसीलिए आकाश प्राइम ज़्यादा है, तो रेंज तो उसकी सेम ही है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है, आंसर क्या आ गया, सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। जन केयर के बारे में बताना है। कौन सी केयर, जन केयर, जन मतलब जनता की केयर। जन केयर किसने स्टार्ट किया है, ठीक है, जन केयर किसने स्टार्ट किया है, तो याद देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कस्टमाइज्ड आयुष्मान भारत योजना, हैंड होल्डिंग प्रोग्राम, बिल्कुल हैंड होल्डिंग प्रोग्राम है, किसके लिए, इनोवेटिव स्टार्टअप्स के लिए जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने इसको लॉन्च किया है अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने इसको लॉन्च किया है अंडर अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम, ठीक है, अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक ने जब ये लॉन्च किया था, तो उसके अंडर मेनली जो भी हेल्थ सेक्टर में इनोवेटिव स्टार्टअप्स हैं उनकी हेल्थ होल्डिंग करने के लिए मैंने ये प्रोग्राम चलाया गया, जिसका नाम क्या है, जन केयर, ठीक है। क्या करना है, जन केयर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये अजीब सा प्रोग्राम है जिसमें हिंदी भी यूज़ की गई है, इंग्लिश भी यूज़ की गई है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया मतलब 9, इसका आंसर हो गया क्या, 8th का आंसर हो गया सी। आ जाते हैं 9th पे। अभी बोल रखा है कि नीति आयोग ने रिसेंटली एक रिपोर्ट लॉन्च किया, क्या, रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया, ठीक है। तो कौन कौन सी रिकमेंडेशन उन्होंने सजेस्ट की है, तो हमें ये बताना है कि कौन कौन सी रिकमेंडेशन जो है वो उन्होंने सजेस्ट की है। तो सबसे पहले है कि प्रिपरेशन ऑफ इंटर ऑपरेबल बेस मैप ऑफ सिटी पब्लिश्ड बाय अर्बन लोकल बॉडीज। तो याद रखिए ये बोल रखा है कि इंटर ऑपरेबल बेस मैप जो है सिटी का वो अर्बन लोकल बॉडीज ने पब्लिश किया। तो याद रखना जो इंटर ऑपरेबल मैप है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो करती है, ना कि अर्बन लोकल बॉडीज। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम 500 हेल्दी सिटीज प्रोग्राम फॉर पीरियड ऑफ 5 years
500 healthy cities program under for 5 years, where in priority cities will be selected jointly by state and local bodies। बिल्कुल ये इसके अंडर है, ये भी सजेस्ट किया है। और थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ एन अपेक्स कमेटी एट स्टेट लेवल टू अंडरटेक ए रेगुलर रिव्यू ऑफ प्लानिंग लेजिस्लेशन। बिल्कुल ये एक अपेक्स कमेटी बनानी चाहिए स्टेट लेवल पे, ताकि रेगुलर रिव्यू किया जाए इसके प्लानिंग लेजिस्लेशन का। और फोर्थ है मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज टू इंश्योर ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया। तो याद रखना ये जो मॉडल बाय लॉज है ये इनकी रिकमेंडेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये इनकी रिकमेंडेशन का पार्ट नहीं है। तो फोर्थ स्टेटमेंट तो वैसे ही रॉन्ग होगी, इन्होंने रिकमेंडेशन में ये तो बोला ही नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? डी, ठीक है, इसका बी, ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया? बी, ठीक है। तो क्योंकि ये जो है इनके रिकमेंडेशन का पार्ट है ही नहीं, इन्होंने ये ऐसा रिकमेंड किया ही नहीं। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 10 पे। नेशनल हेल्थ आईडी। देखो अगर आप पहले वाली अगर टेस्ट सीरीज आपने कर ली ना, तो आप बहुत लोगों से आगे हो जाओगे। मैं अब भी बता रही हूँ, नेशनल हेल्थ आईडी के बारे में बताना है। सबसे पहले नेशनल हेल्थ आईडी एक डिजिटली क्रिएट की जाएगी। इट विल स्टोर ऑल हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ ए पर्सन। बिल्कुल ये हेल्थ रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है पर्सन की, उसको क्या करेगी? कलेक्ट करेगी। बिल्कुल सही है। उसके बाद नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 इनवाइसेज क्रिएशन ऑफ डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। बिल्कुल ये क्रिएट करना चाहती है। थर्ड, इट विल बी मैंडेटरी फॉर ए पर्सन टू हैव ए हेल्थ आईडी। क्या ये मैंडेटरी है? नहीं, मैंडेटरी नहीं होगा। ये क्या होगा? वॉलंटरी होगा पर्सन के लिए कि वो अपनी हेल्थ आईडी क्रिएट करवाए कि ना करवाए बिफोर ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल और हेल्थ फैसिलिटी। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई हमारी और फर्स्ट एंड सेकंड हमारी करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया? ए, ठीक है। नेशनल हेल्थ आईडी के बारे में पूछा था, ये हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आप वो देखोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं अब भी बता रही हूँ, तो आप जाके वो देखो, क्योंकि मेरे को डबल मेहनत करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है और आपको भी नहीं आना चाहिए बार बार रिपीट में सुनने में, ठीक है। आप एक बार सुनो, उसको अच्छे से याद रखो। फिर आ जाते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में। ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है, ठीक है। ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है? सबसे पहले है इट वॉज सेट अप एट रियो समिट टू चैनलाइज फंड फ्रॉम डेवलप कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज। सेकेंड है इट सपोर्ट्स इन्वेस्टमेंट्स इन बोथ मिटिगेशंस एज वेल एज एडेप्टेशन मेजर्स। फिर है कि देखो सबसे पहले तो बोल रखा है कि ये रियो समिट में मतलब मेन सेटअप किया गया था। तो ये स्टेटमेंट तो सबसे पहले हमारी रॉन्ग होगी। क्यों? क्योंकि ये 2010 में UNFCCC की एक वो थी, वहाँ पे ये इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग होगी, तो हमें रॉन्ग ही तो बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी, रियो समिट में इसको नहीं किया गया था। और यस, मेनली इसमें फंड चैनलाइज किए जाते हैं डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्रीज में। ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब हाफ स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड है ये इन्वेस्टमेंट सपोर्ट करती है मिटिगेशन के लिए भी और अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स के लिए भी, ठीक है। और मेजर ध्यान ये किस पे देती है? लो डेवलपिंग कंट्रीज और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स पे मेनली ये ध्यान देती है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हैं सोंगडो, कितना क्यूट नेम है, सोंगडो, साउथ कोरिया में, ठीक है। सोंगडो साउथ कोरिया में इसके क्या है? हेडक्वार्टर्स हैं। ध्यान रखना है इसके किसके? ग्लोबल क्लाइमेट ग्रीन क्लाइमेट फंड के। फोर्थ है इट अलाउज इन्वेस्टमेंट बोथ फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर थ्रू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल सही है। तो 11th इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ए, ठीक है। और याद रखना ये किसको, मतलब ये जो फंड है ये अकाउंटेबल है किसको, किसकी गाइडेंस के अंदर ये काम करता है? COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या जो भी है उसके अंडर ये काम करता है। तो ये हो गया हमारा मेन करेक्ट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निधि के बारे में बताना है। देखो आप क्या चीज़ सही नहीं है बतानी है, ठीक है। देख लेते हैं क्या चीज़ सही नहीं है। इट इज़ एन इनिशिएटिव टू इंश्योर इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी। देखो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए? निधि की फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए। सबसे पहले है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ठीक है। ये है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो इसका मतलब देख लो कि इट इज़ एन इनिशिएटिव टू इंश्योर द इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ वेरियस। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के लिए? क्या आपको लग रहा है ये तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए? देख लेते हैं, ठीक है। ये मेनली किसके लिए? सर्विसेज एंड बेनिफिट टू दी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। देखो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए है, बिल्कुल सही है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए तो है इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट्स वहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। सेकंड, इट इज़ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो याद रखनी है कि ये किसका इनिशिएटिव है? तो याद रखना है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का। किसका इनिशिएटिव है? ये मिनिस्ट्री ऑफ
टूरिज्म एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है। ठीक है, अब आप चकरा गए होगे इतने में ही, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी। अब आप बोलोगे कि हमने तो निधि कुछ और ही पढ़ा था, ठीक है, हमने तो निधि कुछ और ही पढ़ा था। तो यस, जो भी आपने पढ़ा था वो भी बिल्कुल सही है। निधि प्रोग्राम एक और है जिसको बोलते हैं नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। तो ये एक इनोवेशंस के लिए है और एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए है, तो याद रखना, ठीक है। तो ये दो हैं, हार्नेसिंग इनोवेशंस के लिए है, और ये किसने स्टार्ट किया है, याद रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने ही स्टार्ट किया है। याद रखना, ये किसने किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने ही स्टार्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने स्टार्ट किया है। ये कौन सा, निधि प्रोग्राम। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, दो प्रोग्राम है निधि नाम के अंदर, तो एक तो इनोवेशंस के लिए है और एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए है, ठीक है। और ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का आपको ध्यान रखना है, आत्मनिर्भर भारत इंडिया को बनाना है बिजनेस में, टेक्नोलॉजी में, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दो है निधि प्रोग्राम, दो निधि प्रोग्राम है, एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है और एक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर है। तो कौन सा किसके अंदर है वो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट देख के पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। करेक्ट बताना है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर कॉल्ड गिल्ट एज सिक्योरिटीज वाइल शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर कॉल्ड टी-बिल्स। देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर आपने इकोनॉमी का सेक्शन नहीं देखा तो आप बहुत बड़ा पार्ट मिस कर रहे हो। अगर देखो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज मतलब गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं दो टाइप की होती है, एक तो शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म, ठीक है। एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को बोलते हैं टी-बिल्स, मतलब जो 1 साल से कम की होती हैं, और जो लॉन्ग टर्म्स होती हैं उनको बोलते हैं डेटेड सिक्योरिटीज। उनको क्या बोलते हैं, डेटेड सिक्योरिटीज। तो देखो ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर कॉल्ड, देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिल्ट एज सिक्योरिटीज तो बोलते हैं, लेकिन ये थोड़ी ना है कि शॉर्ट टर्म कुछ अलग है उनसे, तो वो भी तो गवर्नमेंट में आती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी, ठीक है। सेकंड है वाइल गवर्नमेंट बॉन्ड्स विद शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी आर कॉल्ड टी-बिल। देखो शॉर्ट टर्म के साथ उनको क्या बोलते हैं, टी-बिल्स बोलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी के साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लॉन्ग टर्म में क्या बोलते हैं, डेटेड सिक्योरिटी बोलते हैं, ना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। हमें करेक्ट बतानी है, तो ना तो पहली करेक्ट है ना सेकंड करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। तो आप इकोनॉमी का सेक्शन जाके जरूर देखना। फिर आ जाते हैं वाइट शिपिंग। देखो वाइट शिपिंग के बारे में तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। वाइट शिपिंग क्या होती है, कमर्शियल नॉन मिलिट्री मर्चेंट शिप्स के बारे में वो करना। तो एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज टू एक्सचेंज एडवांस इंफॉर्मेशन ऑन कमर्शियल वेसल्स, जो कि क्या है, नॉन मिलिट्री के हैं। कमर्शियल वेसल्स जो क्या है, नॉन मिलिट्री वेसल्स हैं, उनमें क्या किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज किया जाएगा। तो वाइट शिपिंग एग्रीमेंट्स इंडिया के कई कंट्रीज के साथ हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। हमें बताना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के बारे में। किसके बारे में, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। देखो हमें सहज बिजली हर घर में पहुंचानी है, तो ये कौन सी स्कीम है, सौभाग्य स्कीम, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, ये 2017 में लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ, ने किसके साथ मिलके, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ मिलके, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है द स्कीम envisioned providing electricity connections to all rural and urban household who remain unelectrified। बिल्कुल, this scheme provide free of cost LED bulb and installed a mobile charging point at premise of all these household। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। जीनोन IT क्या है, तो याद रखना ये क्या, डार्क मैटर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है। कहाँ पे किया जा रहा है, इटली में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है, इटली में किया जा रहा है, ठीक है। जो भी इटली टी क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, इटली में किया जा रहा है ये एक्सपेरिमेंट, क्या, जीनोन 1T, ठीक है। जीनोन 1T इटली में डार्क मैटर पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। क्या और भी कोई एक्सपेरिमेंट है जो किए जा रहे हैं डार्क मैटर पे, यस। इंपॉर्टेंट उन एक्सपेरिमेंट्स के नाम है, हमेशा याद रखना। एक तो है लुक्स जैपलिन, क्या नाम है, एक का नाम है लुक्स जैपलिन। ये कहाँ पे किया जा रहा है, ये एक्सपेरिमेंट है USA में। कहाँ पे किया जा रहा है, USA में किया जा रहा है लुक्स जैपलिन। ये भी डार्क मैटर पे ही एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। उसके अलावा एक नाम है पेंडा XXT, ठीक है। पेंडा XXT ये मेनली कहाँ पे, पेंडा कहाँ पे किया जा रहा होगा, चाइना में किया जा रहा है, ठीक है। तो डार्क मैटर पे ये वाले एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। एक था पेंडा XXT जो चाइना में किया जा रहा है, एक लुक्स जैपलिन ये USA में किया जा रहा है, और एक जीनोन 1T ये कहाँ पे किया जा रहा है, इटली में किया जा रहा है। ये डार्क मैटर पे एक्सपेरिमेंट्स हैं। इसके अलावा हम बात करें कि जो डार्क मैटर होता क्या, याद रखना डार्क मैटर एक ऐसा मैटर होता है जो मेनली गैलेक्सीज को एक साथ होल्ड करके रखता है,
ठीक है। डार्क मैटर क्या होता है, जो गैलेक्सीज को क्या करता है, अट्रैक्ट करके रखता है, एक साथ होल्ड करके रखता है। और एक होती है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी क्या होती है, डार्क एनर्जी मेनली रिपेल्स करती है। ये डार्क एनर्जी मेनली क्या करती है, रिपेल्स करती है और यूनिवर्स को एक्सपेंड, जैसे कि हमारा बोलते हैं ना यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, तो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स इसी के कारण हो रहा है। ठीक है। हिडन एनर्जी दिखाई नहीं देती है, तो उन्हीं पे एक्सपेरिमेंट ही चल रहे हैं। जिनोन 1T, लुक्स जैपलिन और पेंडा XT, तो ये ध्यान रखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया कंप्लीट। 17 पे आ जाते हैं। कौन सा सही नहीं है बताना है, कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहले है मलबरी सिल्क। देखो तो देखो इंडिया में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का। इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का। कौन सा प्रोड्यूसर, क्या लिखा जा रहा है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है। इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का। ठीक है, चाइना के बाद। ठीक है, सबसे पहले इसका मतलब कौन है, चाइना है। इंडिया लेकिन चारों टाइप की वैरायटीज उगाता है, किसके, सिल्क की चारों टाइप की वैरायटीज। चारों टाइप की वैरायटीज कौन कौन सी हैं, एक तो हो गया हमारा मलबरी सिल्क, ठीक है, एक हो गया हमारा इरी, एक हो रहा हमारा तसार, एक हो गया हमारा मूगा सिल्क। ठीक है, मूगा सिल्क। तो आपको एक चीज़ बतानी है कि जो ये मलबरी है ये 91% होता है इंडिया में, फिर ये अरी जो है ये 6.4% होता है, ये तसार जो 1.4% होता है, और जो मूगा है ये सबसे कम होता है 0.5%। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, इनका मतलब मेन हमारे कितने परसेंट ये उगाए जाते हैं। और ये उगाए कहाँ कहाँ जाते हैं, मेनली जो ये मलबरी सिल्क है ये उगाया जाता है मेनली कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर में मेनली ये उगाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो पहले स्टेटमेंट बोल रखे कि असम में उगाया जाता है, तो असम में ये नहीं उगाया जाता, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकेंड है तसार सिल्क। देखो तसार सिल्क देख लेते हैं। जो तसार सिल्क है ना, ये जो तसार सिल्क है ये मेनली उगाया जाता है MP, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। ठीक है, ये मेनली यहाँ पे उगाया जाता है, तो ये हो गया हमारा तसार सिल्क। फिर हो गया हमारे इरी और मूगा। इरी और मूगा जो है ना, याद रखना ये मेनली ये दोनों असम में उगाए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों असम में उगाए जाते हैं। कौन से, इरी और मूगा जो ये हैं। ठीक है, तो इरी और मूगा जो है ये मेनली कहाँ पे उगाए जाते हैं, ये मेनली असम में उगाए जाते हैं। तो अभी देखो इसमें बोल रखा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारी रोंग हो ही गई। सेकंड मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसका मतलब सब में रोंग है ही। सेकंड देखो तसार सिल्क MP में उगाया जाता है, तो तसार सिल्क अभी बताया कि MP में उगाया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इरी सिल्क हिमाचल में भी उगाया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, A। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो गया, A। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, क्या चीज़ सही नहीं है, किसके बारे में, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है। ठीक है, नहीं है बतानी है। सबसे पहले है कि दिस मिशन इज बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू मैप द स्टोलन आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम इंडिया विच आर स्कैटर्ड अराउंड द ग्लोब इन वेरियस कंट्रीज। मेन चीज़ है जो कल्चरल मैपिंग वाला जो कंसेप्ट है ना, ये मेनली है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस बनाना है, जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं, आर्टिस्ट हैं, अदर रिसोर्सेज हैं, उनका मेनली उसके लिए लाया गया, ना कि स्टोलन आर्टिफैक्ट्स के लिए। ठीक है, और ये कौन लेके आया, याद रखना, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर द आर्ट्स। कौन लेके आया, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स मेनली इसको लेके आया है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने इसको मेनली वो किया है। ठीक है, इसको मेनली क्या है, ट्रांसफ़र किया है। तो ये इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में ये है, और मेनली इनके लिए नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड है द मिशन हैज़ बीन रिसेंटली ट्रांसफर टू इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल अभी इसके अंदर इसको ट्रांसफ़र किया गया है, किसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है, पहले ये प्रोग्राम किसके अंडर था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। ठीक है, पहले मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर था, 2017 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन अभी इसको इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन में इसको वो किया गया है। ठीक है, मेनली इसमें 5,000 विलेजेस हैं उनका कंप्लीट मैपिंग किया जाएगा। कब तक, 2021 से 22 के एंड तक। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। डेटाबेस मेनली इसमें क्रिएट किया जा रहा है, ना कि स्टोलन आर्टिफैक्ट्स को लाया जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो आंसर हमारा क्या हो गया, A। ठीक है, तो आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। हमें क्या बता, क्वाड ग्रुपिंग के बारे में बताना है, बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। क्या 2000 सबसे पहले बोल रखे हैं कि ये 2004 में बनी थी, जब क्या हुआ, डिवास्टेटिंग इंडियन ओशन सुनामी में रिलीफ ऑपरेशन चल रहे थे, ये तब बनी थी।
सेकंड है कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर के विजन के ऊपर ये बेस है, और थर्ड है 2021 में इसने एक हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन में बनाने की बात की। तो देखो अभी तक कोई हेडक्वार्टर्स की तो बात चली नहीं है, ठीक है, हेडक्वार्टर्स की तो कोई बात चली नहीं है। जापानीज प्राइम मिनिस्टर की उस पर आई थी ये, ठीक है, जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने तो बिल्कुल इस आइडिया को मूट किया था, कब 2007 में किया था उन्होंने, ठीक है, कैसा होना चाहिए। फिर 2017 में क्या हुआ था, ये क्वाड ग्रुप मेनली ने मतलब शेप ले ली थी, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक में फ्री, किसी का इन्फ्लुएंस ना हो, फ्री हो, वो ओपन हो, ठीक है, स्पेशली चाइना को मतलब कंट्रोल करने के लिए ग्रुप मेनली बनाया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ गया, बी। और 2004 में मतलब इकट्ठे हुए थे लेकिन तब क्वाड की बात नहीं आई थी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। उस टाइम पे भी हाँ इन चारों कंट्रीज ने हेल्प किया था वहाँ पे रिलीफ ऑपरेशंस में, लेकिन वहाँ पे क्वाड ग्रुप की बात नहीं हुई थी। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हमें बताना है मेडिकल डिवाइस पार्क के बारे में, प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क के बारे में क्या चीज़ सही है, ठीक है, क्या चीज़ सही है के बारे में बताना है। सबसे पहले है इसका ऑब्जेक्टिव है सिमलेस एक्सेस प्रोवाइड करना वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड टेस्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी से, तो ऐसा तो हो गई, तभी तो मेडिकल डिवाइस पार्क है। सेकंड है टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ दिस स्कीम इज 400 एंड टेन्योर ऑफ दिस स्कीम इज फॉर 2020 टू 2025। टोटल जो फाइनेंशियल आउटले स्कीम का वो 400 करोड़ और उसका जो टेन्योर है वो 2020 से वो है, बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की स्कीम है, तो आपको पता होना चाहिए मेडिकल डिवाइस वाली जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, केमिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर ये आती है, ठीक है। और मैक्सिमम जो असिस्टेंस एक मेडिकल पार्क को दिया जाएगा, डिवाइस पार्क को दिया जाएगा, वो है 100 करोड़। कितना है, एक मेडिकल डिवाइस पार्क को मैक्सिमम जो असिस्टेंस दिया जाएगा वो दिया जाएगा 100 करोड़। और ये कौन सी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो ध्यान रखनी है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, तो आंसर आ गया ए। क्या चीज़ सही नहीं है, अर्जुन मेन बैटल टैंक के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले है कि अर्जुन मेन टैंक वाज इनिशिएटेड बाय डीआरडीओ इन ईयर 1972। सबसे पहले ये ईयर 1972 में स्टार्ट किया गया था। सबसे पहले ये ईयर 1992 में स्टार्ट किया गया था। सेकेंड, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली हैंडेड ओवर द इंडिजिनियसली डेवलप्ड अर्जुन मेन बैटल टैंक टू इंडियन आर्मी एट एरो इंडिया समिट इन बेंगलुरु। तो याद रखना ये बेंगलुरु में नहीं हो रही थी, ये कहाँ पे हो रही थी, चेन्नई में हो रही थी, ठीक है, याद रखना ये बेंगलुरु में नहीं हो रही थी, ये चेन्नई में हो रही थी। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली हैंड ओवर किया, लेकिन ये जो समिट थी ये बेंगलुरु में नहीं, ये कहाँ हो रही थी, चेन्नई में हो रही थी। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही हमें क्या बताना था, करेक्ट बताना था कि इनकरेक्ट बताना था, नोट करेक्ट बताना था। तो सेकंड तो इनकरेक्ट है ही, ठीक है, याद रखना। तो सेकंड तो इसका मतलब इनकरेक्ट है ही। थर्ड देख लेते हैं, द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ लेटेस्ट MK1 वर्जन ऑफ अर्जुन मेन टैंक बैटल इज दैट इट इज मेजर फुल इंडिजिनस कंटेंट। याद रखना है जो ये MK1A टैंक बना हुआ है ना, इसमें 54% इंडिजिनस कंटेंट्स है, ना कि कम्प्लीटली इंडिजिनस है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। लेकिन ये जो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है कि अर्जुन मेन बैटल टैंक जो प्रोजेक्ट है वो DRDO ने इनिशिएट किया था 1972 में, ठीक है। तो इसकी गलत स्टेटमेंट कौन कौन सी है, सेकंड और थर्ड दोनों ही गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा बी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसका जो मेन बैटल टैंक का जो मास प्रोडक्शन था वो कब किया गया था, 1996 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। कहाँ पे, इंडियन ऑर्डिनेंस फैसिलिटी में, कहाँ पे है, जो अवधि तमिलनाडु में ठीक है, वहाँ पे स्टार्ट किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 21। आ जाते हैं 22 पे। फास्टर सिस्टम के बारे में बताना है क्या, फास्ट एंड सिक्योर, सॉरी फास्टर, ठीक है, फास्टर हो गया ना इसकी फुल फॉर्म। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में हमें क्या बताना है, ठीक है देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक। तो सबसे पहले करेक्ट स्टेटमेंट बताने है कि इनकरेक्ट। किसने इसको लॉन्च किया, तो याद रखना ये फास्टर जो स्कीम है, याद रखना ये ना तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ना लॉ जस्टिस, और ना लास्ट में थी उसने किया है, मेनली इसको सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है।
मेनली इसको किसने लॉन्च किया, सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया, ताकि जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं बेल के, स्टे के, वो जो है इलेक्ट्रॉनिकली सेंड किए जा सकें प्रिजन ऑथोरिटीज़ को या फिर अदर एजेंसीज को, ठीक है, किसी सेपरेट सिक्योर चैनल के थ्रू, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फास्टर एक मतलब वो लॉन्च किया है, ठीक है, एक मतलब सिस्टम लॉन्च किया है। तो फास्टर सिस्टम मेनली क्या करेगा, जो भी अंडर ट्रायल्स हैं इनको वेट नहीं करना पड़ेगा काफ़ी दिन तक बार्स के पीछे, जब उनके मतलब केवल ऑर्डर्स पहुंचने के कारण उनको इतने दिन जेल में रहना पड़ रहा है, वो कितनी बड़ी बात है। तो ऑर्डर्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली भी सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आर्बिट्ररी अरेस्ट, कस्टडी ऑफ पीपल जो बिना बात की होती है उसको भी क्या मिलेगा, सेटबैक मिलेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखनी है। तो ये हमारा है फास्टर सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट किया है ताकि जल्दी से जल्दी उनके ऑर्डर्स जो हैं वो मतलब मेन जो अथॉरिटीज़ जिनके पास पहुंचाना चाहते हैं वहाँ तक पहुंच जाएं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, वैसे इसका आंसर हो गया हमारा डी, साइंस टेक ने भी इसको लॉन्च नहीं किया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये होगी कौन सी स्कीम, प्रसाद स्कीम। कौन सी स्कीम है ये, प्रसाद स्कीम, ठीक है, SHAD, ठीक है, प्रसाद स्कीम होगी ये। तो ये किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की है क्या, ये क्या, तो याद रखना ये किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है। किसकी है ये, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री की ये स्कीम है। कौन सी, प्रसाद स्कीम। और मेनली क्या किया, ठीक है, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो ये तो याद रखना कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है विद कंप्लीट फाइनेंस असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसने बोल रखा है कि कंप्लीट फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसमें क्या दिया जाएगा, ठीक है। तो यस, ये क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या है, ये क्या लग रही है आपको, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। और कब ये स्टार्ट की गई थी, 2014-15 में स्टार्ट की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 आंसर हो जाता है डी, कोई भी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है। तो देखो कर दिया ना आपने इस क्वेश्चन को गलत, यही देख रही थी मैं आपका, कितना आप ध्यान रखते हो, ठीक है। मेनली क्या है, ये क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ही है, ठीक है। 100% इसमें जो है सेंट्रल ही इसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, 100% सेंट्रल फंडिंग प्रोवाइड करेगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो ये आंसर ये नहीं होगा, इसका ये होगा, ठीक है। फिर आप बोलते हो कि मैं गलत पढ़ाती हूँ, आप क्या है, आप ध्यान नहीं रखते हो ना इन चीज़ों का कि मैं गलत कर रही हूँ कि सही कर रही हूँ। तो याद रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है, मेनली ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है। और मेनली क्या करेगी, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% वही फंड प्रोवाइड करेगी। 2015 में स्टार्ट हुई थी। और इसका मेन फोकस क्या है, जो भी आइडेंटिफाई करना और डेवलप करना पिलग्रिम साइट्स को अक्रॉस द कंट्री, ताकि रिलीजियस टूरिज्म जो एक्सपीरियंस है वो इन्हेंस हो जाए कंट्री में, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये क्या है, परशुराम कुंड कहाँ पे बनाया जा रहा है, इसकी फाउंडेशन कहाँ पे रखी गई है, ठीक है। परशुराम कुंड की फाउंडेशन कहाँ पे रखी गई है, तो आपको पता होना चाहिए लोहित डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में इसकी रखी गई है, ठीक है। किसने मेनली इसको अप्रूव किया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ही इसको क्या किया, अप्रूव किया, ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा और आप क्या पता करोगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में पता होनी चाहिए, क्या स्टेटमेंट सही नहीं है। सबसे पहले गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वन स्टॉप पोर्टल है, फैसिलिटेट करने के लिए ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट कॉमन यूज़ के गुड्स जो सर्विसेज हैं जो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए हैं। तो बिल्कुल ये वन स्टॉप पोर्टल है, फैसिलिटेट ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट करने के लिए जो भी कॉमन यूज गुड्स हैं या उनके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या होगी हमारी, करेक्ट होगी। सेकंड है, इट प्रोवाइड्स द टूल्स फॉर ई बिडिंग, रिवर्स ई ऑक्शन, डिमांड एग्रीगेशन टू फैसिलिटेट द गवर्नमेंट यूजर अचीव द बेस्ट वैल्यू फॉर देयर मनी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है कि द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर नॉट येट एलिजिबल टू मेक प्रोक्योरमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट तो मैंडेटरी है, उनको तो कुछ जो हैं जो GEM पोर्टल के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि उनको वहीं से लेनी है। तो ऐसा नहीं है कि अभी तक उन एलिजिबल नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो हमें इनकरेक्ट बतानी है, तो आंसर क्या आ गया, CPSU एलिजिबल है इसके लिए। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर, किसके अंडर है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर है ये GEM पोर्टल। तो इसको ध्यान रखना है। तो हमारा ये क्वेश्चन 25 हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को भी फास्ट जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।